हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी सामान्य ज्ञान का जो वर्णमाला मैंने आप लोगों को जो थ्योरिकल में पढ़ाया था उसका जो है 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को यानी कि आज का वीडियो और इससे पहले वाला जो वीडियो को अगर देख लेते हो तो आपके लिए जो वर्णमाला संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपका 100% आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे ज़्यादा कुछ अधिकतर और जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड करके देख सकते हो। चलते हुए वीडियो की तरफ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों की लास्ट में एक होमवर्क है तो उसका आंसर भी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं और वीडियो को आप लोग जो है पूरी तरह से जरूर देखना, क्योंकि आधे अधूरे देखने से क्या होता है पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरी तरह से देखना। ऐसा नहीं कि ये एक ही एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए हमेशा काम आएगा। सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम के अंतर्गत है, सी टेट का है, सीजी टेट का है, असिस्टेंट टीचर का है, तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द्विगुण व्यंजन है। मैं आराम से बताऊंगा, अच्छे समझाते हुए बताऊंगा, कोशिश करूंगा, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है, द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो जवाब आ जाएगा पहला नंबर का रहेगा, ड और ढा। देखो, यहाँ पर जो तीसरा अक्षर का भी है, यानी कि तीसरा जो पॉइंट दिया गया है उसमें भी है, लेकिन ये नहीं आएगा जहां पर अम की मात्रा नीचे हो, जैसे कि डा में है ना और ढा में। तो ढा और डा यही द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, यानी कि कंठ से निकलने वाली जो शब्द है व्यंजन शब्द, उसे कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जैसे कि ठ, द, ग और बा, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा वहाँ ग। ग ऐसा शब्द है जो कि गले से निकलता है, कंठ से निकलता है। जैसे कि क वर्ग के जितने भी अक्षर है, क वर्ग के जितने भी व्यंजन है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा, है ना, तो ये जो सभी शब्द है वहाँ कंठव्य व्यंजन का एक उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, उ किस प्रकार का स्वर है? जो बड़ा वाला उ है वहाँ किस प्रकार का स्वर है? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। देखो, दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या है, इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाला वीडियो आप उसमें देख लेना। दीर्घ स्वर का उदाहरण है, या फिर इसको कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं, और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर का क्या रहता है, जिसमें बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता हो, या फिर यूं कह सकते हैं जिसमें मात्रा का उच्चारण ज़्यादा हो, मात्रा बोलने में समय ज़्यादा लेता हो, उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है बड़ा वाला जो ऊ रहता है वहाँ इसी का उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, प किस प्रकार का व्यंजन है? जो प शब्द लिखा गया है वहाँ कौन से प्रकार के व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है प। जैसे कि प वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ओष्ठव्य व्यंजन में आते हैं। जैसे कि क्या है, जो 5 वर्ग है, ठीक है, क वर्ग है, प वर्ग है, ट वर्ग है, तो इन जो सभी वर्ग है वहाँ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है ओठव्य, यानी कि ओठ से टकराने वाले जो व्यंजन है उसी को कहा गया है। तो प मतलब क्या होता है, दोनों ओठ जो है आपस में चिपक रही है, तभी जाके यहाँ स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ और श्र इनमें से किस वर्ग में आते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, यानी कि जो 30 क्वेश्चन लाया हुआ है एग्जाम में आते ही आते हैं और यहाँ एग्जाम में आ भी चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है छ, त्र, ज्ञ और श्र इनमें से किस वर्ग में से है? इसका जो जवाब आ जाएगा यहाँ संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। किसका है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। छठवा है, नीचे लिखे स्वर में कौन से स्वर मध्य स्वर का उदाहरण है, यानी कि मध्य स्वर का उदाहरण कौन कौन से है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उ आ, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ आ रहेगा। ठीक है, आ रहेगा इसका उदाहरण। देखो, जीभ के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि 3 भागों में बांटा गया है। एक है अग्र, यानी कि आगे से, एक है मध्य जो कि बीच से होता है, एक पास से जो कि पीछे से है। तो क्या बोला गया है? मध्य से। तो मध्य का उदाहरण सिर्फ एक ही है, वहां आ शब्द है। सातवां है, इस वर्ण शब्द का उच्चारण मूर्धन्य या मूर्धन्य है।
देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है इन चारों में से जो मूर्धन्य है वह कौन सा अक्षर है। जैसे कि प, च, टा और पा, तो सही जवाब क्या आ जाएगा? टा आ जाएगा। दोस्तों मूर्धन्य किसे कहा जाता है? जैसे कि एकदम सिंपल से उदाहरण देता हूँ, जैसे कि ये हम लोगों का मुंह है, ठीक है, ये रहता है मुंह। अब यहाँ पर क्या है? जीभ है। अब एक चीज देखना, जो ये जीभ के जो नीचे वाला पार्ट रहते हैं उसे कहते हैं तालव कहते हैं, ठीक है, यानी कि तालवे कहे जाते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग रहता है इसे कहा जाता है मूर्धन्य, जो हिंदी शब्द के आधार पर। जब भी हम ट वर्ग के अंतर्गत जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, न ये शब्द बोलते हैं तो हम लोगों का जो जीभ है वहाँ इसी से टकराते हैं। और वो भी कैसे? वहाँ तिरछा, यानी कि थोड़ा सा आड़ा रहता है, यानी कि मुड़ा हुआ रहता है। तो इसी को कहा जाता है मूर्धन्य शब्द कहा जाता है, जो कि ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। 8वां है निम्न में से ह्रस्व स्वर को पहचानने हैं। आपको ह्रस्व स्वर को पहचानना है। अब ह्रस्व स्वर मतलब होता क्या है? मूल स्वर है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जिसमें उच्चारण में कम समय लगता हो या फिर उसमें जो है मात्राएं कम हो। तो ए में कौन सी मात्रा है? कोई भी मात्रा नहीं है, तो यही इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर शब्दों को समझना, जैसे कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। 9वां है निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। तो यहाँ पर यह बताना है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर का उदाहरण है, यानी कि आगे बोले जाने वाला जो शब्द है उसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आ, उ, ई, ओ, ई जो रहेगा वहाँ अग्र स्वर का उदाहरण है। जैसे कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ए। ये जो 4 शब्द है वहाँ अग्र स्वर का उदाहरण है। 10वां है निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है, यानी कि पंचमाक्षर ध्वनि किसे कहा जाता है? 5वां अक्षर को ध्वनि को पंचमाक्षर कहा जाता है, जैसे कि न, छ, ट और ज्ञ। तो इसमें जो सही जवाब आ जाएगा न अक्षर जो है पंचमाक्षर ध्वनि है। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 5 वर्ग है, अब पांचों वर्ग के जो अंतिम शब्द रहते हैं उसे पंचमाक्षर अक्षर कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि त वर्ग है, तो त वर्ग का मतलब इसमें कौन कौन शब्द हैं? ता, था, द, ध, न, 5 है। तो यही जो 5वां अक्षर है यही पंचमाक्षर अक्षर कहलाता है। 11वां है निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन है किसमें है? पा, क, ट और ह। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ ह रहेगा, ठीक है। आप एक बार ह को बोल के देखना। ह जब बोलते हैं तो उसमें जो है गर्म वायु निकलता है, ठीक है, गर्म वायु का निक्षेप होता है। जैसे कि सा, श, स और ह, ये जो ऊष्म व्यंजन का 4 उदाहरण है। पूछा भी जाता है ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो 4 वर्ण आते हैं। 12 है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रथम के 2 व्यंजन हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? अघोष व्यंजन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक होता है अघोष व्यंजन, एक होता है घोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन मतलब होता है जितने भी वर्ण हैं, यहाँ पर मैंने जो 5 बताए हैं, 5 पंचे 25, यानी कि 25 वर्ण होते हैं। उसमें से प्रत्येक वर्ण का जो रहता है उसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये होते हैं अघोष व्यंजन का उदाहरण है। और बचत का जो 3 है रहते हैं, ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां, ये घोष व्यंजन का उदाहरण है। 13 नंबर का प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है ना। वर्णों को जो है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके रखते हैं उसे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, जो कि चौथा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? जो च वर्ग की ध्वनि है वह किस वर्ग में आती है? जैसे कि कंठव्य है, दंत्य है, तालवा है, दंतोष्ठ है। तो सही जवाब आ जाएगा तालव्य है, ठीक है। तालव्य मतलब चा, छा, ज, झ, या, यानी कि जो च वर्ग के अंतर्गत जो है च, छ, ज, झ, या, इसमें क्या हो रहा है? जीभ का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि तालव्य का प्रभाव पड़ रहा है। वह जीभ का नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसे स्पर्श कर रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है। अभी मैंने बताया था कि पंचमाक्षर अक्षर किसे कहे जाते हैं? कोई भी वर्ण का जो अंतिम अक्षर रहता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। तो उसका जो उच्चारण है वह कैसा होता है, किस स्थान से होता है? तो इसका जो उच्चारण है नाक से होता है। जैसे कि क वर्ग में है क, ख, ग, घ, अंगा,
उसके बच्चा वर्ग में च छ ज झ या, तो क्या है ये सभी जो है नाक से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो आंसर जाएगा इसका पहला रहेगा। 16 नंबर का है ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो ख का कहाँ पर उच्चारण होता है? कंठव्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। सही जवाब आ जाएगा इसका कंठव्य है। ख मतलब ये जो है गले से उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से है? क ख ग घ, तो अंगा। ये जो चार जो 5 अक्षर है वहाँ कंठव्य यानी कि कर्ण से निकलने वाला वर्ण है। 17 नंबर का है देवनागरिक लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? तो कितने वर्ण मान्य हैं यानी कि कितने जो वर्ण हैं उसे हम पढ़ते हैं और सर्वमान्य हैं यहाँ। इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ पर 37 है, 48 है, 55 है, 52 है। 52 इसका आंसर सही रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न है हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय सिर्फ सांसों का प्रयोग किया जाता है उन वर्गों को कहते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा महाप्राण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, अब देखते हैं इसको जो है महाप्राण क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो तथा साथ में जो है मुंह से हकार की ध्वनि निकले उसे कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, और अल्प प्राण किसे कहा जाता है? अल्प प्राण में जो है गर्म वायु का जो प्रक्षेपण है वहाँ कम से कम या फिर एकदम नहीं के समान हो उसे कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया यहाँ पर, केवल श्वास का प्रयोग होता है यानी कि गर्म वायु का प्रयोग हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा महाप्राण सही रहेगा। 19वां नंबर का प्रश्न है लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं। तो वाग ध्वनि जो लघुत्तम वाग ध्वनि है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, लघुत्तम जो वाग ध्वनि रहता है उसे वर्ण कहा जाता है। 20वां नंबर का प्रश्न है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। अगर वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में जो मात्राओं का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आ जाएगा इसका वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे वर्णमाला में मात्रा का अर्थ कहा जाता है। दूसरा रहेगा। तीसरा है यहाँ पर 21वें नंबर का प्रश्न है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिना अवरोध के, है ना। इसमें किसी भी प्रकार के टोका टाकी काम नहीं है, ना किसी का सहायता लेने की जरूरत है, बस सिर्फ बिना अवरोध के यहाँ उच्चारित होता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा स्वर। स्वर ही एक ऐसा शब्द है जिसमें बिना अवरोध के उच्चारण कर सकते हैं इसका। व्यंजन की परिभाषा है, तो आपको बताना है व्यंजन की परिभाषा कौन सी, जैसे कि दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं, कि स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण हैं, या बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं, या फिर बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो सही जवाब आ जाएगा स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। 23वां प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से त वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या बोला गया है? उच्चारण के इच्छा जो उच्चारण के हिसाब से जो बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर बोलते हैं तो त वर्ग के जो सभी वर्ण आते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दंतव्य रहेगा। आप लोग जो है खुद से करके देखना, ता वर्ग के अंतर्गत जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये जो जीभ है वहाँ दोनों दांतों के बीच जाकर टकराती है। ठीक है, दोनों दांत को जो है स्पर्श करती है, ता, था, दा, धा, ना। तो यही इसका आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से है? इसका जो आंसर जाएगा पहला रहेगा क और ग। मैंने बताया था जो अल्प प्राण रहता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 वर्ण रहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। जब भी अल्प प्राण की बात आए तो फिर 1, 3 और 5 ये जो है अल्प प्राण है, और 2 और 4 ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। 25वां प्रश्न है वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्शी देखो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। उसमें स्पर्शी यानी कि कोई ना कोई हमारे मुंह के जो पार्ट है उसे स्पर्श करती है, जीभ के आधार पर हो, जो कोई भी आधार पर हो, तो इसकी जो संख्या है वहाँ 25 है। ठीक है, 25 कौन कौन से है? जो च, जो क, च, ट, ता और प वर्ग में रहते हैं, 5 5 25, वही जो इसका आंसर सही रहेगा। 26वां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो एक होता है मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, एक होता है दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वरों की जो संख्या है वहाँ
4 प्रकार से है। कौन कौन से है? आ, ई, उ और ऋषि के री, मतलब जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता हो। 27वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं या फिर कभी कभी थोड़े अलग टाइप के रहते हैं ना। यहाँ पर स्पष्ट है, देखो प्रश्न क्या बोला गया है आपको समझना है। स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ 11 सही रहेगा। अब कई कई बुक में लिखा जाता है 13 सही है। अब आप ये बताओ, स्वर का मतलब क्या हुआ? स्वर मतलब किसी की सहायता से ना बोले जाने, यानी मतलब इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है ना, उसी को कहा जाता है स्वर कहा जाता है। तो यही जो स्वर है, लेकिन अम और आह को जो है अयोग वह वर्ण की श्रेणी में रखता है। किस में रखता है? अयोग वह वर्ण की श्रेणी में रखता है। इसीलिए जैसे कि जो नेशनल लेवल के बुक है, जैसे कि हिंदी व्यवहारिक का बुक है विनय श्रीवास्तव का, इसमें क्या लिखा है, और बहुत सारे जो इंटरनेट है उसमें क्या लिखा है कि 11 वर्ण ऐसे रहते हैं जो कि स्वरों की संख्या है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है, ना कि 13 है। हालांकि हम लोग 13 बोल देते हैं क्योंकि अम और आहा जो है अयोग वह वर्ण की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये ना तो स्वर है ना फिर व्यंजन है। स्वर के बाद आता है और व्यंजन के पहले आता है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा 11 सही रहेगा। 28वां प्रश्न है, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पर आ भी गए हैं कि निम्न में से अयोगवाह किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग व्यंजन को, घोष को, महाप्राण को। सही जवाब आ जाएगा विसर्ग को कहा जाता है, यानी कि ना ये स्वर है ना फिर ये व्यंजन है। 29वां प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले कहलाते हैं। तो बिना अवरोध के जो उच्चारित होते हैं उसे कहा जाता है स्वर कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? यहाँ पर बताना है आपको स्पर्श व्यंजन कौन सा है। क वर्ग है कि च वर्ग है कि त वर्ग है कि ये सभी है। सही जवाब आ जाएगा ये सभी। ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं कहीं ना कहीं रूप से। जैसे कि क वर्ग है तो कंठव्य व्यंजन से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा चौथा रहेगा। दोस्तों 31वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोगों से निवेदन है कम से कम जो वीडियो लास्ट तक देखते हो तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताया करो। कम से कम जो कमेंट कर दोगे देख सकते हैं कि हाँ आपने जो है वीडियो पूरी तरह से देखा है। ठीक है, तो निवेदन है आप लोगों से। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि ओंठ से जो प्रयोग करते हैं वह नहीं है। यहाँ पर जैसे 4 अक्षर दिया गया है, 4 है ना, म, प, फ और इया। आपको ये बताना है इसमें ओष्ठ्य नहीं है, मतलब तीनों जो है ओष्ठ्य है, एक नहीं है। इसका आंसर में कमेंट करके बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।